हाँ जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ जो है सीटेट के साथ-साथ एचपीटीजीटी कमीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको पता है मेरी जो क्लासेस हैं वो रहती हैं सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन दोनों से रिलेटेड, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूँढ के लेके आती हूँ जो आपके लिए सीटेट में भी मददगार रहेंगे और जो आपका टीजीटी कमीशन है उसके लिए भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास जो है उसमें मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और एक तरह से ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो जीके के क्वेश्चंस हैं और जीके के साथ-साथ इसको हम एसएसटी में भी ले लेते हैं, ठीक है? तो जीके एसएसटी के क्वेश्चंस जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो एक तरह से ये पीवाईक्यू है, ठीक है? और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज ए जीके भी आपसे पूछे जा सकते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ऑनलाइन स्टडी विद सरोज आपका खुद का चैनल है तो प्लीज चैनल पर विजिट जरूर करें। अगर आप नए आए हो, अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके लिए क्लासेस जो है वो हेल्पफुल रहें। एंड में मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। तो चलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसमें हम जल्दी जल्दी से एक तरह से आपका ये क्वेश्चन सभी में आपको पहले अ, एक न किसी न किसी वीडियो में ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं तो पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है? तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का केंद्र, ठीक है? सौर मंडल का केंद्र कहाँ होता है, ठीक है? तो सौर मंडल का केंद्र जो है वो है सूर्य, ठीक है? सौर मंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है, ठीक है? और सौर मंडल जो है उसमें सबसे नजदीक जो ग्रह है सूर्य के वो कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल में जो है वो भोर का तारा या सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और सौर मंडल के ग्रहों को याद करने का एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आपके लिए जो ग्रह हैं ये जो जितने भी सौरमंडल के सभी ग्रह हैं ये इनका एक फॉर्म में छोटे से बड़े की और आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो ये तरीका है एक, आपने इसको याद कर लेना है। मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? तो सौरमंडल का जो केंद्र है ये आपने याद रखना है, वो होता है सूर्य, ठीक है? सौरमंडल का केंद्र जो है वो सूर्य होता है और सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगाता है? लगभग जो है वो 8 मिनट और कुछ सेकंड जो होते हैं, 16 या 17 या 20 कई बार लिखा गया होता है, उतने सेकंड जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पूरी पृथ्वी की पूछी गई है तो मौसिन राम जो है जो मेघालय में जगह पड़ती है वहां पर ये सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है, ठीक है? तो हिमाचल में अगर आपसे पूछी जाती है तो हिमाचल में जो एक धर्मशाला जो एक मैक्लोडगंज स्थान है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है धर्मशाला में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो पूरे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछी गई है तो पूरे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमाद्री, ठीक है? हिमाद्री जो है ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एक क्वेश्चन और था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? और अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो कंचनजंगा है, ठीक है? वो भी आपने याद रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो आपने याद रखना है एक तो वर्ल्ड वाइड होते हैं और एक आपसे एज ए
नेशनल पूछे जाते हैं और एक इंटरनेशनल तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि चाय का बगान, भारत का चाय का बगान जो राज्य है ये कौन सा है, तो असम है, ठीक है, असम को चाय का बगान राज्य जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपने याद रखना है, ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ठीक है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपसे एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये किसके और किसके बीच में हुई थी, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, उसका अंतिम शासक कहा जा सकता है लोधी वंश, ठीक है। लगभग 1205 से लेकर इनका शासनकाल रहा है 1526 तक, ठीक है, ये 5 सल्तनतें हुई हैं, 5 वंश हुए हैं, तो ये आखिरी वंश था, 5वां वंश, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था, पानीपत का पहली लड़ाई थी, ठीक है, जिसको कहा जाता है, तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, ये दोनों के बीच में हुआ था, और इसमें जो है वो बाबर जो था वो विजयी हुआ था, और बाबर ने जो था वो मुगल सत्ता का जो था वो परचम लहराया था, ठीक है, भारत में जो मुगल सत्ता थी उसका जो एक नींव रख दी थी, ठीक है। तो जो मुगल है वो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही अस्तित्व में आए थे भारत में, ठीक है, तो बाबर जो था वो संस्थापक था मुगल सल्तनत का, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर जो था ये इसका राज्यकाल कब से कब तक था, ठीक है, तो बाबर आपको पता है बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था वो अकबर था, ठीक है। तो बाबर जो था उसने मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी, ठीक है, उसने संस्थापना कर दी भारत में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर। उसके बाद हुमायूं आया था, हुमायूं जो था उसका जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसका युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, और युद्ध में जो था वो हुमायूं जो था वो उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, और वो कई वर्षों तक निर्वासित रहा था, ठीक है, उसको भारत से या फिर यहाँ से देश निकाला दे दिया गया था, वो कहीं और जाकर रहा था, तो वहीं पर उसका जो एक अकबर था उसका जन्म हुआ था, उसके पुत्र का, ठीक है, तो 1542 में लगभग जो था वो अकबर का जन्म हुआ था, कई बुक्स में 1540 भी है, लेकिन 1542 जो है वो सही आंसर है कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद जो था वो लगभग 1555 में जो था वो हुमायूं जो था वो वापस भारत आया था, और उसने जो था वो भारत में प्रशासन दूसरी बार आरंभ कर दिया था। तो उसके बाद 1556 में ही भारत आने के 1 वर्ष बाद ही जो था वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु जो थी वो हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था, तो हुमायूं था। बहुत सारे इस जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, तो ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। एज ए एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि बाबर जो था वो अकबर के दादा थे, हुमायूं जो थे वो अकबर के पिता थे, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, अकबर जो था वो तीसरा मुगल था, ठीक है, तीसरा मुगल उत्तराधिकारी था अकबर जो था, ठीक है। ये इसका शासनकाल रहा था 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक, ये आपने याद रखना है, ये अकबर का शासनकाल रहा था, ठीक है, अकबर का राजकाल रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, सॉरी 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। अब भारत का संविधान जो है इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए
अब बात आती है भारत के संविधान की। भारत के संविधान के लिए प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि पूरी सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उनको अध्यक्ष चुन लिया गया अस्थायी रूप से, ठीक है। एक परमानेंट नहीं, टेम्परेरी एक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब बैठक हुई, दूसरी बैठक वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो वो उसमें जो था, उसमें एक परमानेंट अध्यक्ष बनाने का निश्चय किया गया। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। यहाँ से संविधान सभा का एक काल चलता है। उसके बाद संविधान जो है उसको बनने में एक मसौदा तैयार हुआ होता है, एक मसौदा कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद बहुत सारी प्रोसीजर के बाद लगभग 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन, ठीक है। तो ये जो इतना टाइम जो था, उसके बाद जो था वो संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो भारत का संविधान लगभग 3 वर्ष, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, कई बार पूरा टाइम ना देके सीधा 3 वर्ष भी लिखा जाता है, लगभग 3 वर्ष भी लिखा जाता है, तो अभी आपने याद रखने हैं, लगभग 3 वर्ष ही कंप्लीट होने वाले थे, उतना टाइम लग गया था भारत के संविधान को बनने में। तो जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसको ये बन गया था लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, ठीक है। तो जब भारत का संविधान बना, तो ये बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ये सबसे मेन दिन है, ये आपने याद रखना है। इसी दिन को, 26 नवंबर के दिन को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, बात आती है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो उसी दिन उस संविधान को लागू क्यों नहीं कर दिया गया? तो इसका ये कारण था, जो कि इसका एक कारण ये था कि ये जो टाइम था 26 जनवरी का, इस दिन पर ही क्यों संविधान को लागू किया गया, क्यों नहीं 26 नवंबर को ही संविधान को लागू कर दिया गया? इसका ये कारण था कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929-30 में, ठीक है। तो वो उसमें 1930 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बाद में, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, ठीक है। एक तरह से भारत के लिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया था, ठीक है। तो उस दिन के को एक यादगार बनाने के लिए ही जो था वो 26 जनवरी का दिन जो था वो डिसाइड किया गया कि हम इस दिन जो है वो संविधान को लागू करेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1950 को जो था वो संविधान को लागू किया गया, जबकि ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, ठीक है। लगभग 2 महीने के बाद ही इसको लागू किया गया था। कुछ एक जो आर्टिकल्स थे उनको उसी टाइम लागू कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन बाकी जो पूरी तरह से जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बात आपने आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जो था ये 1905 में हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसको कि एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, बाद में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो बंगाल विभाजन अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में लगभग कितने जो वर्ड्स हैं वो है, तो 85 वर्ड्स है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। लगभग 85 वर्ड्स जो है वो प्रस्तावना में है, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जो संविधान निर्माता है हमारे, कौन है संविधान निर्माता? हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके द्वारा जो है एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वैसे तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन संविधान की आत्मा जो है हमारे देश के संविधान निर्माता के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग 2015 में, जो योजना आयोग है उसका नेम चेंज करके नीति आयोग जो था वो बना दिया गया था 2015 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1943 में सिंगापुर में, ठीक है। 1943 का टाइम आपने याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी जो कि हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, ठीक है, बहुत एक आप कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी आप कह सकते हो, इनका इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इनके द्वारा बहुत सारे नारे दिए गए थे, जैसे दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा दिया गया था, और एक नारा इनका बहुत ज्यादा फेमस है, वो है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ऐसे नारे जो थे वो एक जोश भरने वाले नारे जो थे वो इनके द्वारा दिए गए थे, और इनके द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1943 में सिंगापुर में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दो सदन कौन से हैं? संसद के दो सदन कौन से हैं? तो संसद के दो सदन हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूगोल से रिलेटेड की ZDP, ठीक है। ZDP का पूर्ण रूप क्या है? तो ZDP का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ZDP जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 1992 को 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें लागू हुई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन जो है वो कौन सा होता है? तो हम अभी हमने पढ़ा कि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें निम्न सदन जो है वो कौन सा होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक तरह से जीके के क्वेश्चन है। इसमें मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन एक तरह से मिला जुला के लेके आई हूँ। पॉलिटी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपके लिए जियोग्राफी के क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी तरह से जिसमें एसएसटी कवर हो जाती है वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है, वो कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू, ठीक है। जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम है ये कहां से लिया गया था या इसके रचयिता जो है वो कौन थे? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के जो आनंद मठ है वहां का ये रचना है, ठीक है। तो ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन, ठीक है। जनगण मन जो है हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, ये जो वंदे मातरम है इसका तो आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जो है हमारे देश का नेशनल एंथम जो है वो है जनगण मन, ठीक है। जो ये इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। गीतांजलि के लिए इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1913 में ये पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 1913 को इनको ये प्राइज मिला था, तो ये आपने याद रखना है। तो जनगण मन के ये रचयिता है, ठीक है। गीतांजलि इनकी रचना है बहुत ज्यादा फेमस, उसके लिए ही इनको जो था वो नोबेल पुरस्कार जो था वो दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में ये आई थी, 1928 नेहरू रिपोर्ट आपने याद रखना है। 1928 में, अच्छा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो 1927 का दिन भी बहुत ज्यादा, 1927 का ईयर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो था उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था भारत में, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, काले झंडियों के साइमन जो साइमन कमीशन स्थापित किया गया था उसका विरोध किया गया था, ठीक है। तो ये जो था साइमन कमीशन, इसका विरोध करने का एक कारण ये था कि इसके सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, ठीक है। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसके लिए साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा 1927 में ये विरोध हुआ था। साइमन कमीशन जो था वो 1927 में भारत आया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा ताजमहल, अच्छा ताजमहल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस नदी के किनारे स्थित है।
तो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुगल सल्तनत की, ठीक है, मुगल सल्तनत की बात कर रहे थे। अभी मैंने आपको 3 वंश तक तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आया बाबर, ठीक है, जिसने 1526 में मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसके बाद आता है हुमायूं, अकबर का उत्तराधिकारी, ठीक है, और सॉरी बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर के उत्तराधिकारी के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, ठीक है, हुमायूं का पुत्र अकबर, ठीक है, अकबर का पुत्र आता है जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र आता है शाहजहां, ठीक है। तो ये पांचवा, ठीक है, पांचवा उत्तराधिकारी था मुगल सल्तनत का, ठीक है। जो पांचवा उत्तराधिकारी था शाहजहां, उसके काल में सबसे ज्यादा जो स्थापत्य कला थी, यानी कि एक तरह से बहुत बहुत सुंदर सुंदर जो इमारतें बनाई गई थी, वो शाहजहां के काल में ही बनाई गई थी। तो ताजमहल का निर्माण भी जो मुगल सल्तनत का पांचवा सम्राट था, उसके द्वारा ही किया गया था ताजमहल का निर्माण भी, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण जो था, जो वो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक है। तो शाहजहां, आपने याद रखना है, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगरा में ताजमहल है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा। अब ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेटेड, कहां से, हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा जो था वो किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। अभी एक नारा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे भी, स्लोगन्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये भी आपने पढ़ लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी दिए गए हैं स्लोगन्स, वो आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, ये करो या मरो का नारा जो है, ये इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा मेन है, और एक तरह से PYQ है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन ये है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई का नारा दिया गया था। डू और डाई का स्लोगन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में, जब एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उस टाइम ये नारा जो था वो दिया गया था। अच्छा, अगला नारा है जय जवान जय किसान। ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब होती है, ठीक है। तो इनकी जयंती भी जो है वो महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन, यानी कि 2 अक्टूबर वाले दिन ही होती है, ठीक है। तो दोनों की जयंती एक एक साथ मनाई जाती है 2 अक्टूबर वाले दिन, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो निर्वाचन मंडल के द्वारा की जाती है, ठीक है। निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति अगर आपसे पूछी जाती है तो राष्ट्रपति आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार जो है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार, आपको पता है शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है वो 21A में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 21A, 21A में ये शिक्षा का अधिकार जो है वो रखा गया है। और कौन सी सूची में है, ये संवर्ती सूची में है, ठीक है। तो सूची अगर आपसे पूछी जाती है तो संवर्ती सूची है, अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है 21A में है ये शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से EVS का क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी हमारी जो है वो कैसी है, हमें जो है पृथ्वी जो है ग्लोब में भी और बहुत सारी चीजों में हमें गोल पृथ्वी दिखाई जाती है, लेकिन हमारी पृथ्वी का आकार जो है वो चपटी है, ठीक है। चपटी गोलाकार आप कह सकते हो इसको, पृथ्वी का हमारी आकार जो है वो चपटी गोलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी है। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं, ठीक है। तो भूपर्पटी जो है ये सबसे बाहरी परत है, ठीक है। भूपर्पटी जो है ये सबसे बाहरी परत है, उसके अंदर आती है मेंटल, उसके अंदर आती है क्रोट, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोट, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। 3 परतें हैं। तो अगर आपसे पूछी जाती है सबसे आंतरिक परत कौन सी है तो वो है क्रोट, और अगर आपसे पूछी जाती है सबसे बाहरी परत कौन सी है तो वो है भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी सबसे बाहरी परत है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है तो वो भूपर्पटी ही है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पटी ही है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी का सबसे ठोस भाग जो होता है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं वो भूपर्पटी है, ठीक है। उसके आगे आंतरिक भाग, उसके आगे और आंतरिक भाग, ठीक है। पृथ्वी की 3 परतें हैं लगभग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सॉरी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील अगर भारत की पूछी गई है, ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और ये खारे पानी की झील है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सॉरी पृथ्वी का उपग्रह वो कौन सा है? तो वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेघदूतम जो है वो कालिदास की रचना है, ठीक है। कालिदास की रचना है मेघदूतम, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीने इलाही। दीने इलाही जो है ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर जो था एक बहुत सहिष्णु व्यक्ति था, यानी कि ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। सुलह कुल जो है वो भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। सुलह ए कुल, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी अकबर का था और दीन ए इलाही भी अकबर का ही था, ठीक है। तो ये सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों के प्रति इसका एक आस्था थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कट्टर मुस्लिम था ये, नहीं, इसका सभी धर्मों के प्रति जो था वो आस्था थी। अच्छा, अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक क्वेश्चन ये आता है अकबर से रिलेटेड कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था, ठीक है। तो वो पूरी तरह से अनपढ़ था, वो था अकबर, ठीक है। क्योंकि अकबर जो था, मैंने आपको बता दिया कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, तो लगभग 1556 में ही अकबर को शासन राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। लगभग 13-14 वर्ष की आयु में ही अकबर को जो था वो राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। तो उसी वजह से अकबर की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो अकबर एकमात्र अनपढ़ राजा था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, अकबर एकमात्र मुगल सम्राट था जो कि अनपढ़ था, ठीक है। दीने इलाही और एक तरह से सुले कुल और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, तो प्लीज मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है सीटेट की, आप उस पे जाकर विजिट जरूर करें। मैंने बिल्कुल शुरू से आपको एक थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, सब कुछ एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी नोट्स मैंने आपको बनाकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी? इसमें 1 लाइन क्वेश्चन आंसर थे। अगर आप इसी तरह के और भी क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, मैं जरूर आपके लिए इसी तरह की और क्लासेस लेके आऊंगी। और मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।